विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की इस कक्षा में आज आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके सामने आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित बाबा नागार्जुन की सत्य कविता पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व मैंने सिंधु तिलकित भाल कविता पर आपके सामने विचार विमर्श किया था। बाबा नागार्जुन आधुनिक हिंदी साहित्य में बहुचर्चित कालजयी लोक चेतना के कवि हैं। आपका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद आप बाबा नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए। यद्यपि कुछ समय बाद पुनः घर आकर गृहस्थ जैसा जीवन व्यतीत किया, परंतु रचनाएं नागार्जुन के नाम से ही लिखते रहे। आप बहुआयामी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। हिंदी के साथ साथ पाली, मैथिली और संस्कृत आदि भाषाओं का भी आपको अच्छा ज्ञान था। यही कारण है कि आपने हिंदी के साथ साथ मैथिली और संस्कृत में भी कुछ रचनाएं लिखी। काव्य, उपन्यास, बाल साहित्य, आलोचना पर आपने सफलतापूर्वक लेखनी चलाई है। काव्य रचनाओं में युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मासुर, तालाब की मछलियां, प्रेत का बयान आदि उल्लेखनीय है। उपन्यासों में इमरतिया, उग्रतारा, दुखमोचन, कुंभीपाक, बलचलमा, रचनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे आदि उल्लेखनीय हैं। आप हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के नाम से प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। जब आंचलिक उपन्यासकार की चर्चा होती है तो आपका नाम उसमें प्रमुखता से लिया जाता है। मैथिली में लिखित रचनाओं में चित्रा, पत्रहीन नग्न गाछ महत्वपूर्ण है। बाल साहित्य में अयोध्या का राजा, कथा मंजरी, रामायण की कथा आदि उल्लेखनीय है। एक व्यक्ति एक युग शीर्षक से निराला का मूल्यांकन करने वाला आलोचना ग्रंथ आपने लिखा। मेघदूत, गीत गोविंद और विद्यापति गीतों का सफलतापूर्वक अनुवाद किया। संस्कृत में देश दशकम, कृषक दशकम तथा श्रमिक दशम जैसी रचनाएं लिखी। इसके अतिरिक्त दीपक, विष्णुबंधु और कौमी बोली का संपादन किया। नागार्जुन की कविताओं का प्रमुख स्वर व्यंग्य है। इन्होंने मैं मनुष्य हूं, मांझो, कवि कोकिल, विजय के वंशधर, प्रेत का बयान, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास आदि कविताओं में सटीक और सहज व्यंग्य किए हैं। कुछ आलोचकों का कहना है कि नागार्जुन कबीर की तरह एक अच्छे व्यंग्यकार हैं जो अपनी बात को बड़ी सहजता तक पाठकों तक पहुंचाते हैं। प्रगतिवादी विचारों से प्रतिबद्ध होने के बावजूद भी आप में व्यक्तिवादिता का आग्रह भी पाया जाता है। इन्होंने किसान, मजदूर, देश, समाज, प्रकृति और पत्नी से संबद्ध भावुकतापूर्ण रचनाओं में जो सपाट बयानी की है वो पाठक के दिल और दिमाग को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। इन्होंने मुक्त छंद में और कुछ तुकांत भी रचनाएं लिखी हैं। इनका काव्य वैविध्यपूर्ण है, शैली में नाटकीयता है और अभिव्यक्ति कौशल से
में घटनाओं और परिस्थितियों के जीवित चित्र अंकित कर देते हैं। अब हम आपके सामने सत्य कविता पर चर्चा कर रहे हैं। सत्य एक ऐसी कविता है, इस कविता में उन्होंने सत्य को एक लकवाग्रसित व्यक्ति के रूप में बताया है। और ये क्या है कि आज लोग सत्य को अपनाना नहीं चाहते, सत्य बोलना नहीं चाहते, सत्य कहना नहीं चाहते, सत्य सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उनके हित प्रभावित होते हैं। कई बार घटनाएं घटती हैं, लोग उनको सत्य को जानते रहते हैं, घटनाओं के गवाह होते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण, अपनी क्षति की आशंका के कारण वो सत्य कहते नहीं हैं। इस प्रकार सत्य की स्थिति एक लकवाग्रसित व्यक्ति की तरह हो गई है। वो कहते हैं सत्य को लकवा मार गया है, वो लंबे काट की तरह पड़ा रहता है सारा दिन सारी रात। कि सत्य को लकवा मार गया है, सत्य लकवा ग्रसित व्यक्ति की तरह हो गया है। जैसे किसी व्यक्ति को लकवा मार जाता है और वो व्यक्ति एक स्थान पर बैठा रहता है, वो न कुछ बोलता है, न कुछ सुनता है, न कुछ कहता है, केवल मात्र देखता रहता है। वैसे ही सत्य जो है लंबे काट की तरह, एक उपमा अलंकार, पड़ा रहता है। जैसे लकड़ी है, निश्चेतन होके एक जगह पड़ी रहती है, वैसे सत्य पड़ा रहता है। वो फटी फटी आंखों से टुकुर टुकुर ताकता रहता है सारा दिन सारी रात। फटी फटी आंखों से टुकुर टुकुर मुहावदर भाषा का प्रयोग है, अर्थात वो एक जगह पड़ा रहता है लकवाग्रस्त व्यक्ति की तरह, सामने आने जाने वालों को टुकुर टुकुर करके, निहार निहार करके देखता रहता है। कोई भी सामने से आए जाए, सत्य की सूनी निगाहों में जरा भी फर्क नहीं पड़ता। कोई भी आए, कोई भी जाए, सत्य की निगाहों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। वो बिल्कुल चेतना रहित हो गया है, अपंग व्यक्ति की तरह पड़ा हुआ है, इसलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पथराई नजरों से वो यूं ही देखता रहेगा सारा दिन सारी रात। सत्य को लकवा मार गया है, उसे लकवा मार गया है, इसलिए पथराई आंखों से वो इसी प्रकार देखता रहेगा। क्यों लकवा क्यों मार गया है? इसलिए आज सत्य को लोग सुनना नहीं चाहते, सत्य कहना नहीं चाहते, सत्य बोलना नहीं चाहते, सत्य कहने में डरते हैं, सत्य बोलने में डरते हैं, सत्य को अपनाना नहीं चाहते, सत्य को महसूस करते रहते हैं, लेकिन सत्य फिर भी कहना नहीं चाहते। गले से ऊपर वाली मशीनरी पूरी तरह बेकार हो गई है। सोचना बंद, समझना बंद, याद करना बंद, याद रखना बंद, दिमाग की रगों में जरा भी हरकत नहीं होती है। कहना चाहते हैं कि इस गले के ऊपर वाली मशीनरी, अर्थात लोग सत्य को महसूस करते हैं, सत्य को जानते हैं, सत्य को अंदर हृदय में स्वीकार भी करते हैं, लेकिन बाहर लाना नहीं चाहते। क्यों? उनके हित प्रभावित होते हैं। तो कहना ही चाहते हैं गले की ऊपर वाली मशीनरी बंद हो गई है, अर्थात लोग सत्य को अभिव्यक्त करना नहीं चाहते हैं। इसलिए सत्य ने सोचना समझना सब बंद कर दिया है। दिमागी रसों में जरा भी हरकत नहीं होती, सत्य को लकवा मार गया है। कौर अंदर डालकर जबड़ों को झटका देना पड़ता है, तब जाकर खाना गले के अंदर उतरता है। सत्य इतना अपंग हो गया है, सत्य अपंग व्यक्ति की तरह, जैसा कोई अपंग व्यक्ति एक जगह पड़ा रहता है और उसको जीवित रहने के लिए कुछ मुंह में अन्न डालना पड़ता है, तो उसके मुख को झटके देके खोलना पड़ता है, तब कहीं मुख खुलता है और तब वो कुछ खा पाता है। उसी तरह सत्य की स्थिति हो गई है। सत्य लोग बोलना नहीं चाहते, सत्य कहना नहीं चाहते, सत्य को कहलवाने के लिए, बुलवाने के लिए कई बार बड़े प्रयास करने पड़ते हैं, लोगों को प्रेरित करना पड़ता है, तब कहीं वो मुख से थोड़ा बहुत सत्य बोलते हैं। सत्य को लकवा मार गया है। वो लंबे काट की तरह पड़ा रहता है। लंबे काट, जैसे काट है, लकड़ी जैसे लंबी पड़ी रहती है, वैसे वो दिन भर पड़ा रहता है सारा दिन सारी रात। वो आपका हाथ थामे रहेगा देर तक, वो आपकी ओर देखता रहेगा देर तक, वो आपकी बातें सुनता रहेगा देर तक, लेकिन लगेगा नहीं उसने आपको पहचान लिया है, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। वो क्यों चेतना इसलिए नहीं है कि सत्य को लोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए वो निढाल हो गया है, अपंग हो गया है। वो आपके साथ रहेगा, आपके हृदय में रहेगा, लेकिन आप उसे
अभिव्यक्त नहीं करते, आप उसे कहते नहीं, इसलिए आपको पहचान नहीं पाता। अर्थात सत्य जो है वो लोग कहना नहीं चाहते, लोग बोलना नहीं चाहते। जी नहीं, सत्य आपको बिल्कुल नहीं पहचानेगा। पहचान की उसकी क्षमता हमेशा के लिए लुप्त हो चुकी है। क्यों? लोगों ने सत्य बोलना छोड़ दिया है। लोग डरते हैं सत्य बोलने में। सत्य बोलने में अनेक जोखिम होते हैं, अनेक प्रकार की परेशानी आ सकती हैं। इसलिए सत्य की स्थिति यह हो गई है कि बिल्कुल पहचानता नहीं, वो बिल्कुल निष्पन्द हो गया है, निष्क्रिय हो गया है, चेतना रहित हो गया है। जी हाँ, सत्य को लकवा मार गया है, क्योंकि उसे लकवा मार गया है, वो अपंग हो गया है, उसे इमरजेंसी का शौक लगा है, लगता है वो किसी का न रहा। जी हाँ, सत्य पड़ा रहेगा लोथ की तरह, स्पंदन शून्य, मांसल देह की तरह। अर्थात देखिए, उन्होंने यहां पर एक सत्य की एक मानव के रूप में कल्पना की है। जैसे कोई मनुष्य अपंग जब हो जाता है तो लोथ कहते हैं मांस के टुकड़े की तरह स्पंदन शून्य होकर के वो पड़ा रहता है। उसी तरीके से सत्य भी चेतना रहित हो गया है, वो एक जगह बैठा रहता है, वो उसके अंदर कोई सक्रियता नहीं रह गई है। क्यों नहीं रह गई है? इसलिए कि आज सत्य को लोग न स्वीकार करते हैं, न सत्य को बोलते हैं, न सत्य कहना चाहते हैं, न सत्य अपनाना चाहते हैं। कई बार समाज में देखने को मिलता है कि आंखों के सामने कुछ घटनाएं घट जाती हैं, लोग उन्हें बताने में, सच कहने में घबराते रहते हैं, बोलते नहीं हैं। तो सत्य जो है एक कोने में अपंग, लहुआ ग्रसित व्यक्ति की तरह पड़ा रहता है। तो विद्यार्थियों, इस कविता में नागार्जुन ने एक बड़ा सहज शालीन व्यंग किया है। सत्य की वर्तमान समाज में जो स्थिति है, सत्य की वर्तमान समय में जो दुर्दशा हो रही है, उसको उन्होंने बड़ा सजीव रूप में अभिव्यक्त किया है। यह उनकी वाणी की विशेषता है कि जब भी वो कुछ वर्णन करते हैं तो बड़ा सजीव करते हैं। ऐसा लगता है जैसे आंखों के सामने कोई चित्र अंकित हो गया है। इसमें बिंबात्मक भाषा का प्रयोग है। बच्चों, विद्यार्थियों, अगले कालांश में हम उनकी हर्जिन गाथा और बहुत दिनों के बाद कविता पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।